जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी जियोग्राफी की चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है ग्लोब। ग्लोब में ही हम जानेंगे अक्षांश एवं देशांतर। यहाँ पर कोने में एक चित्र दिया हुआ है, इस पे देख लेते हैं और यहीं पे समझ लेते हैं कि देशांतर और अक्षांश क्या होते हैं। दोस्तों, जो इस तरह की समांतर रेखाएं खींची होती हैं ग्लोब पर, वे सभी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और जो है इस तरह से उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव के बीच में इस तरह से जो रेखाएं खींची गई होती हैं, एक ही बिंदु से उठ करके दूसरे बिंदु पे जाके मिल जाती हैं, उसे हम देशांतर कहते हैं। यानी इसको लैटिट्यूड और इसको लॉन्गिट्यूड। तो ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर चलिए आगे देखते हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ चुका था कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है। पिछले अध्याय में हमने यह अध्ययन कर चुका था कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई है। क्या हुई है? थोड़ी सी चपटी हुई है। मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसी के वजह से उसे हम भू आभ भी कहते थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देख सकते हैं। सावधानीपूर्वक इसलिए कि आराम से देखेंगे तो उस ग्लोब में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे हम यहाँ पे एक ग्लोब का चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर जो ये है इसे अक्ष कहते हैं, और इसी अक्ष पे जो ग्लोब है वह घूमती है। किस तरह से? पश्चिम से पूर्व की तरफ। और ये अपने अक्ष से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। जैसे मान लीजिए इसकी सीधी यह होगी, लेकिन यह थोड़ी सी झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री। इसीलिए जब हम 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर की 23.5 डिग्री रेखा पर कर्क रेखा खींचते हैं और 23.5 डिग्री नीचे की तरफ यानी दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा खींचते हैं। चलिए ग्लोब को हम कई हिस्सों में बांटेंगे और देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक जानने योग्य यह बात है कि ग्लोब जो है वह पृथ्वी का ही एक मॉडल है, एक लघु रूप है। ठीक है। ग्लोब को हम लोग इसलिए बना सके क्योंकि ग्लोब जो होता है वह 3D मॉडल होता है और जो मानचित्र होता है वह 2D होता है। ग्लोब में हम आसानी से सागर, महाद्वीप या अन्य चीज़ों को देख सकते हैं कि इनका विस्तार कहाँ तक है, महाद्वीपों का विस्तार कहाँ तक है, किस महाद्वीप से किस महाद्वीप जाने पे किस तरह से जाना होगा। हाँ, और उसमें एक मैंने कंसेप्ट नहीं बताया था, जैसे कि जब अपने पृथ्वी पर से किसी रॉकेट को लॉन्च मतलब ऊपर भेजा जाता है अंतरिक्ष में, तो उसको पूर्व दिशा में ही उड़ाया जाता है। पूर्व दिशा में इसलिए उड़ाया जाता है क्योंकि अपनी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, जिसके वजह से पूर्व की तरफ पृथ्वी का जो वेग होता है और रॉकेट की जो गति होती है, ये दोनों पृथ्वी की गति से इसको सहायता मिलती है, जिससे यह पृथ्वी के वायुमंडल को आसानी से चीर पाता है और कम ईंधन के खर्च में ही यह पार कर जाता है, अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। ग्लोब विभिन्न आकार के हो सकते हैं, बड़े ग्लोब हो सकते हैं, छोटे ग्लोब हो सकते हैं, जो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जा सकते हैं। जैसे पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब भी होते हैं, गुब्बारे वाले ग्लोब भी होते हैं, जैसे कि जहाँ पर हमें कुछ भूल रहा है उस गुब्बारे में हवा मतलब भरिए और उस पे सभी महाद्वीप और महासागर और अन्य चीज़ें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आसानी से दिख जाएंगी और आप अपनी स्थिति का पता कर सकते हैं। और आ जाते हैं, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार एक पहिया का या लट्टू घुमाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों एवं उनके सही आकार में दिखाया जाता है। जहाँ प्रशांत महासागर ग्लोब में दिखाया गया होगा, रियल में भी प्रशांत महासागर वहीं पे होगा। एशिया महाद्वीप जहाँ ग्लोब में दिखाया गया होगा, रियल में पृथ्वी पर भी एशिया महाद्वीप वहीं पे होगा। यानी कि कहा जा सकता है ग्लोब पर देशों को, महाद्वीपों को, महासागरों को एकदम सही सही स्थिति में दिखाया गया होता है।
पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु पर स्थित का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर, पृथ्वी के समान ही कोई गोला है, उस पे किसी बिंदु की स्थिति का सही सही आकलन करना बहुत कठिन है, वर्णन करना बहुत ही कठिन है। तो अब भाई कोई तो प्रश्न उठेगा जब कठिन है तो। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि हाँ भाई, इस पे स्थिति जो है वह कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें कुछ बिंदुओं की और कुछ रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है, जो मैंने सुई शुरू में दिखाई थी। इस अवस्था जिसे हम अक्ष कहते हैं, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर दक्षिण ध्रुव है, यानी कि ऊपर वाला जो भाग है वह उत्तर है और नीचे वाला जो भाग है वह दक्षिण है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि काल्पनिक रेखा है। यानी कि ग्लोब पर हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर, तो पृथ्वी पर भी ऐसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं नहीं है, केवल मानव ने, मनुष्य ने कल्पना करके बताया है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ग्लोब में, तो एक यहाँ से और एक यहाँ तक सुई निकली होती है। तो ऐसी पृथ्वी पे कोई सुई नहीं है, पृथ्वी उस सुई पे नहीं घूमती है। बस ये हम लोग कल्पना करते हैं कि इस तरह से जो जिस पे घूमती है हम उसे अक्ष का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि पृथ्वी को, एक ग्लोब को, पृथ्वी बार बार नहीं, ग्लोब को, जो ये ग्लोब की ये रेखा है, ये नॉर्थन हेमिस्फेयर है, ये साउथर्न हेमिस्फेयर है, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। जो ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा बांटती है उसको ही हम विषुवत वृत्त कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये दोनों बराबर बराबर आधे आधे भागों में क्या करती है, ग्लोब को बांट देती है। और इसके उत्तर वाले में जो रेखाएं खींची गई होती हैं उसको हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और इधर जो रेखाएं इसी प्रकार खींची गई होती हैं उसे हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ये जो रेखाएं होती हैं समांतर में खींची गई होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे की जानकारी लेते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अक्षांशों की संख्याएं होती हैं वे ऊपर की तरफ 90 होती हैं और नीचे की तरफ 90 होती हैं। क्यों 90 होती हैं? जैसे कि अभी हम जब देशांतर पढ़ेंगे तो देशांतर रेखाओं की संख्याएं 360 होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्याएं 180 होती हैं। ऐसा क्यों है? तो हम देख सकते हैं कि जो समांतर रेखाएं खींची गई हैं वह समानांतर खींची गई, यहाँ से लेकर के, फिर यहाँ से लेकर के, यहाँ से जिस बिंदु से स्टार्ट हो रहा है उसी बिंदु पे जा कर के मिल जा रहा है। तो ऊपर की तरफ यदि 1-1 डिग्री पे हम खींचें तो 90 ऊपर की तरफ हुआ, नीचे की तरफ खींचें तो 1-1 डिग्री पे खींचेंगे तो नीचे की तरफ 90 हुआ। यदि हम उसमें विषुवत वृत्त को जोड़ देते हैं तो अक्षांश रेखाओं की संख्याएं 180 हो जाती हैं। यदि हम इन ध्रुवों को छोड़ देते हैं तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हो जाती है। चलिए आगे के कंसेप्ट को समझते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा दक्षिण में स्थित सभी अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त को
20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटे विषुवत वृत्त को 20 अंश दक्षिण में स्थित किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर में और बेलो होरिज़ोंटे 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। अब देखिए हम बताते हैं, चित्र 2.2 देखने के लिए कह रहा है। चित्र 2.2 जैसे कि जो है यहाँ पर है 20 डिग्री, यह भी है 20 डिग्री की अक्षांश रेखा ये भी है और 20 डिग्री की ये भी है, बशर्ते यह उत्तर में है और ये दक्षिण में है। तो यहाँ पे जो चंद्रपुर है वह 20 डिग्री उत्तर में है और यहाँ का जो बेलो होरिज़ोंटे है यह दक्षिणी अमेरिका में है। तो ये 20 डिग्री दक्षिणी में है, लेकिन दोनों 20 ही डिग्री पे है। ये भी 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री है। ये उत्तर में है और ये दक्षिण में है। 20 डिग्री ऊपर भी 20 डिग्री नीचे भी। क्यों है? क्योंकि 0 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ प्लस में बढ़ाया गया है और नीचे की तरफ प्लस में बढ़ाया गया है। तो ये वाला कंसेप्ट आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री पर, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण पर। अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं, और ये कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। इस चित्र में ही देख लेते हैं। इस चित्र में सबसे बीच में जो रेखाएं खींची गई हैं वह विषुवत वृत्त को खींची गई है। विषुवत वृत्त के बाद 23.5 डिग्री ऊपर खींची गई है कर्क रेखा। यहाँ पे कर्क रेखा खींची गई है। फिर 23.5 डिग्री नीचे की तरफ मकर रेखा खींची गई है। 23.5 डिग्री नीचे की तरफ मकर रेखा। यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव वृत्त। अब देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को टोरिड जोन अर्थात उष्णकटिबंधीय जोन कहते हैं। ये हो जाता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये हो जाता है सतही शीतोष्ण कटिबंध, और ये हो जाता है इस वाले में, यानी कि उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बाद वाला जो इस लास्ट में बचता है, इसको कहते हैं उत्तरी शीत कटिबंध, इसको कहते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध। यानी कि 1, 2, 3, 4, यही 4 महत्वपूर्ण रेखाएं थी अक्षांश और देशांतर के अतिरिक्त। यानी कि 1-1 डिग्री पे बनाया जा रहा है, तो 23 डिग्री पर भी कोई, यहाँ से यदि हम 1-1 डिग्री पे कोई रेखा चालू कर रहे हैं बनाना, तो 1-1 डिग्री पर रेखाएं बनी गई होंगी। लेकिन ये जो 23.5 डिग्री पे जो रेखा खींची गई है वह कर्क रेखा है। ऐसा नहीं है कि 24.5 पर भी खींची गई होगी, नो। अब वह सीधे 24 पे खींची गई होगी, 25 पे, 26 पे, 27 पे। इसी तरह तो 1-1 डिग्री को लेकर के 90 यहाँ हो जाती हैं, 90 इधर हो जाती हैं, दोनों को मिला करके 180 हो जाता है। ये हमारी होती हैं समानांतर अक्षांश रेखाएं। चलिए आगे के कंसेप्ट को समझते हैं। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में, और उत्तरी ध्रुव वृत्त अब विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणीय ध्रुव वृत्त खींचा गया है। अब हम समझते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध को। ताप कटिबंध को जैसे मैंने अभी वहाँ पे बताया था टॉरिड जोन, उसी तरह से ताप कटिबंध को। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में शीर्ष के ठीक ऊपर होता है, ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के स्थान को हम कहते हैं, बीच के क्षेत्र को, बीच के जोन को उष्णकटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। इसके बाद से जितने भी अक्षांश है, इन अक्षांशों के ऊपर कभी सिर के ऊपर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। ध्रुव के तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। जैसे ऊपर ये नॉर्थ ध्रुव हो गया, इधर का दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो इस पे कभी भी सिर के ऊपर नहीं किरणें पड़ती हैं, हमेशा तिरछी किरणें होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध
उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है। इसलिए इन्हें शीत उष्ण यानी कि थोड़ी थोड़ी ठंडी होती है और थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है। इसलिए इसे हम कहते हैं शीत उष्ण कटिबंध, यानी मध्यम तापमान होता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यह यहाँ सूर्य की क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। चलिए इसको हम फिगर में देख लेते हैं। 2.3 के फिगर में देखिए, अब यहाँ पर हम एक सूर्य का निर्माण करते हैं, सूर्य बनाते हैं। ये हो गया सूर्य। सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पे हमेशा लंबवत पड़ती रहती हैं, यहाँ पर थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं और यहाँ पर बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे शीत कटिबंध होता है, यहाँ पे उष्ण कटिबंध होता है, यह शीतोष्ण कटिबंध होता है। शायद अब आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे की तरफ देखते हैं, देशांतर क्या है। अक्षांश को हम समझ गए। अक्षांश के में महत्वपूर्ण 4 रेखाएं और थीं, जैसे मकर रेखा, कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये 4 रेखाएं महत्वपूर्ण थी, उन सभी रेखाओं को हम आसानी से समझ गए। अब हम समझते हैं देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरी याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिलती है। अब देखते हैं यहाँ पर हम देशांतर रेखाओं को। ये देखिए, यहाँ से देशांतर रेखाएं, ये जितनी भी रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। ये जो हम रेखाएं देख रहे हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर की जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे अक्षांश पे ये विषुवत वृत्त हो गया था, ये कर्क रेखा हो गया था और ये मकर रेखा हो गया था। यदि मान लेते हैं कि 23.5 डिग्री पर कोई जगह बसा हुआ है उत्तर में, 23.5 डिग्री कोई जगह दक्षिण में बसा हुआ है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा है, जैसे हम दिशा को देख लेते हैं, इधर का होता है हमारा ईस्ट, इधर का होता है वेस्ट, इधर का होता है नॉर्थ, नीचे का होता है साउथ। ये जो है एकदम पश्चिम में है और ये जो है एकदम पूरब में है। ये भी 23.5 डिग्री पे है और ये भी 23.5 डिग्री पे है। अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये पूर्व में है कि पश्चिम में है, इससे कितनी दूरी पर है, ये इससे कितनी दूरी पर है। बस हम इस किसी व्यक्ति से यह तो नहीं कह सकते हैं ना कि 23.5 डिग्री उत्तर में चले जाओ, वह स्थान मिल जाएगा। हो सकता है व्यक्ति 23.5 डिग्री यहाँ पर है तो उसको भी 23.5 डिग्री यहाँ पे दिखेगा, लेकिन 23.5 डिग्री से यह किधर है, पश्चिम में है। तो इसी चीज को दर्शाने के लिए, सही स्थिति जानने के लिए हमें देशांतर रेखाओं की भी क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। और देशांतर रेखाएं एक ध्रुव से निकल करके दूसरे ध्रुव में जा करके मिल जाती हैं और इन देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वह 360 होती है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्या से व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने डिसीजन लिया कि ग्रीनिच
जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये देखिए, एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान की अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक ग्लोब है, यहाँ पर जो इस बीच से रेखाएं खींची गई हैं वह विषुवत रेखा है। इधर वाले को हम नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ। अब हम जानते हैं कि जब देशांतर खींचा जाएगा तो इसके भी बीच में कोई रेखा खींची जाएगी जो ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करे। पहला ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अर्थात पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में जो रेखा यह बांटती है इसको ही हम कहते हैं प्रमुख याम्योत्तर। इसी रेखा का नाम है प्रमुख याम्योत्तर। जब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां, तो पृथ्वी की गतियां में सपोज यदि इधर सूर्य है तो इधर उजाला होगा, इधर अंधेरा होगा। तो जो दिन और रात में जो रेखा बांटती है या जो लाइन बट जाती है उस लाइन का क्या नाम है उसको हम उसमें समझेंगे। फिर प्रमुख याम्योत्तर और उस लाइन से कंपैरिजन करके हम कुछ अच्छे रोचक तथ्य बताएंगे। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि जो पृथ्वी को, ग्लोब को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है उस लाइन को हम प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है, उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण के लिए असम के दुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु दुबरी की सही स्थिति होगी, 26 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री पूर्व। अब यहाँ से देखिए 60 इधर होगा तो 90, तो यानी कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी ये 20 है ना, तो 20 के मान के चलिए कि यहाँ पे 26 होगा, 26 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब मान लीजिए सपोज 90 डिग्री यहाँ से निकल करके जो आ रही है और ये जहाँ पे काट दी 26 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री पूर्वी रेखा जहाँ पे काट रही है यहीं पे असम का दुबरी स्थित है। इस तरह से हम किसी भी जगह की सही सही स्थिति को मात्र उसके अक्षांश और देशांतर के वजह से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचना चाहिए। इसको खींच करके आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा बता दें। यानी कि इस तरह की जो रेखाएं होती हैं वे क्षैतिज होती हैं और ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखाएं होती हैं वे ऊर्ध्वाधर होती हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती हैं उसे देशांतर कहते हैं और जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उसे अक्षांश के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए एकदम सही सही स्थिति बताया गया है देशों के टाइम जोन के बारे में। टाइम जोन के बारे में भी हम जानेंगे। प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व में बढ़ते समय टाइम बढ़ता जाता है, यानी प्लस में होता जाता है, और ग्रीनिच के बाएं के साइड बढ़ते में समय माइनस होता जाता है। इसीलिए हमारी जीएमटी भारत की इंग्लैंड से 5.5 घंटा आगे है। देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है 5.5 घंटा, 5 से 1/2 आवर्स। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और इधर प्रशांत महासागर। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि प्रशांत महासागर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यह इस तरह से है, ये
2D मॉडल है। यानी कि मैंने शुरू में ही बताया था कि जो मानचित्र होते हैं वे 2D मॉडल होते हैं और जो ग्लोब होते हैं वह 3D मॉडल होते हैं। ग्लोब से हम पृथ्वी पर सही-सही जो चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में आ जाता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। इसी को यदि हम गोल कर दें तो प्रशांत महासागर वह मिल जाएगा। ये जो है यह तिथि रेखा है। तिथि रेखा किसी देश से नहीं गुजारी गई है। क्यों नहीं गुजारी गई है? इसलिए नहीं गुजारी गई है, यदि किसी देश से गुजर जाती तिथि रेखा तो इस साइड 4 तारीख होता, तो इस साइड 3 तारीख होता। इसलिए किसी देश से नहीं गुजारी गई है, जिससे कि समय और तिथि को लेकर के हो सकता था हंगामा हो जाए। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन स्थानीय समय के अनुसार सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर के सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी छाया बनती है, परिछाई बनती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। मैंने बताया था कि हमारे राइट साइड में पूर्व है और लेफ्ट साइड में पश्चिम है। पूर्व साइड में ये प्लस में होता जाएगा और लेफ्ट साइड में ये माइनस में होता जाएगा। इसकी गणना की निम्नलिखित विधियां हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूमती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री, जैसे मान लेते हैं 24 घंटे में 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 15 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे में 15 डिग्री। अब इसको हम निकाल लेते हैं, तो 1 डिग्री में घूमने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ 1 घंटा है तो 1 घंटे को 60 में बदल लेते हैं और 15 से भाग दे देते हैं तो 4 मिनट निकल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है वह 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है अपने अक्ष पे। यानी कि सूर्य जो है 1 डिग्री तक जाने में उस समय कितना लेता है, 4 डिग्री। दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 पूर्व में समय होगा 15 गुणे 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे होगा, अर्थात दोपहर के 1 बजे होंगे। इसी तरह हम देख लेते हैं अपने भारत को, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी कि वहाँ पे जब 12 बजेगा तो हम अपने यहाँ के मानक समय को लेकर के आराम से यहाँ का समय देख सकते हैं, ग्रीनिच से हमारा समय कितना घंटा आगे है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों की स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इधर है गुजरात, इधर है असम, यहाँ से और यहाँ तक के समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। मानक समय 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पश्चिम को जोड़ करके जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मध्य भाग आकर मिल जाता है 82.5 डिग्री। जब हम 82.5 डिग्री को 4 से गुणा करेंगे तो हमारा निकल आएगा 5.5 घंटा, यानी कि 330 मिनट निकल के आएगा। 330 मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे तो 5.5 घंटा आगे होगा। यानी कि ग्रीनिच पे जब 12 बज रहा होगा तो हम लोगों के वहाँ 12:30 बज रहा होगा। इस तरह से हम समय का मापन कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन ऊबने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियों में। धन्यवाद दोस्तों।